Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुंदर सिंह जादौन, साइंस टीचर। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे बेटा स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हमने अध्ययन किया प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से चरण हैं। इसके बाद हमने बात की थी विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में हमने उदाहरण भी लिया था, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है और पैरामीशियम भी अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं कि जब पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनको CO2 की आवश्यकता होती है। वो CO2 पत्ती में पहुंचेगी कैसे? यानी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा पादप का कौन सा भाग है जिसके द्वारा वो CO2 को पत्तियों के अंदर तक पहुंचा देते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण के बाद जो बनने वाली ऑक्सीजन है वो किस प्रकार पत्ती से बाहर आती है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए बेटा, पत्तियों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब होता है छिद्र। अब देखो, पादप के किसी भाग में रंध्र है, किसी भाग में बात रंध्र हैं। तो जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं उनको तो कहते हैं रंध्र, और जो तने में पाए जाते हैं जिनसे गोंद निकलता है वो कहलाते हैं बात रंध्र। तो अभी आपसे मैं रंध्र की बात करता हूं। अब आप एक पत्ती लो, आपने किसी पेड़ की पत्ती ली, पत्ती को आपने तोड़ लिया, तो आप देखोगे कि पत्ती की एक सतह होती है चिकनी और एक सतह होती है खुरदरी। ठीक है, एक सतह चिकनी है और दूसरी सतह खुरदरी है। तो फिर क्या हो कि जो खुरदरी सतह है उस पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है, अर्थात गैसों का जो विनिमय है O2 CO2 का वो खुरदरी सतह से अधिक होता है, और पानी भी बाष्प बनकर इसी सतह से ज्यादा निकलता है। मतलब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन रंध्रों के माध्यम से होती है। अब पत्ती की जो ऊपरी त्वचा वो होती है चिकनी, मतलब उस पर म्यूसिलेज पाया जाता है, जिसके कारण उस पर रंध्रों की संख्या कम होती है, और रंध्रों की संख्या कम होने के कारण इससे बाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। ठीक है, तो यहां हम आज के टॉपिक में बात करेंगे कि रंध्र क्या है, रंध्र कैसे होते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ये है बेटा रंध्र। क्वेश्चन है रंध्र क्या है, रंध्र कैसे होते हैं, रंध्र के कार्य क्या हैं। तो आज हम रंध्र के बारे में बात करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, आप देखो बेटा, ये चित्र में जो दिख रहा है इस पे बात करूं मैं पहले। देखो बेटा, एक रंध्र ये खुला है और ये रंध्र बंद है। अब इसमें देखो क्या क्या है। ये जो आपको दिख रही है ना पीली, ये वाली सतह, एक ये और एक ये दोनों क्या है? द्वार कोशिका है। क्या है? द्वार कोशिका। ये और ये दोनों क्या है? द्वार कोशिका। ठीक है, अब ये द्वार कोशिका वास्तव में किस आकार की होती है? नहीं, ये लचीली कोशिकाएं होती है। इसकी जो परत होती है वो लचीले तंतुओं से मिलकर बनी है।
जब प्रकाश संश्लेषण करना होता है दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जो द्वार कोशिकाओं हैं, इन कोशिकाओं ये सहकोशिका है, सहकोशिका से पानी बढ़ जाता है। इनमें क्या बढ़ जाता है? पानी यानी जल। जब इसमें जल भर जाएगा तो जल भरने से क्या होती है? ये कोशिकाएं फूल जाती है, यानी तन जाती है। तनने से क्या होता है कि इनकी जो सतह क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, और तनने से क्या है, जब दोनों तन जाती है तो बीच का जो गैप है ये बन जाता है। ये बीच का गैप ही क्या कहलाता है? रंध्र। जब द्वार कोशिकाओं में जल भरता है तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिकाओं का पानी वापस सहकोशिकाओं में आ जाता है, देखो ये सहकोशिका है, ठीक है, और ये पीली दोनों क्या हैं? द्वार कोशिका। इन्हें कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और ये बीच में जब ये फूल गई तो ये रंध्र छिद्र बड़ा हो गया, इसे कहते हैं रंध्र, रंध्र छिद्र, स्टोमेटापोर। अब ये जो कोशिका है ये सहकोशिका है। तो दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इन कोशिकाओं का जो जल है इनमें प्रवेश कर जाता है, द्वार कोशिका फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। और इन्हीं द्वार कोशिकाओं में देखो ये ग्रीन स्पॉट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये हरित लवक। क्या कहलाते हैं? हरित लवक। तो ये तो है खुला रंध्र। कैसा रंध्र है? खुला रंध्र। इधर दूसरा देखो, जब पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कहने का मतलब रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पादप प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो इस समय इनको CO2 की आवश्यकता भी नहीं होती है, और ये रंध्र बंद हो जाते हैं। क्यों? द्वार कोशिकाओं का जो जल है इन कोशिकाओं का वापस सह कोशिकाओं में आ जाता है, तो इनका स्फीति दाब कम हो जाएगा। जब इनमें पानी भर रहा था तो स्फीति दाब बढ़ा जिससे रंध्र खुले, लेकिन जब द्वार कोशिकाओं का जल वापस सह कोशिकाओं में आ जाता है, ठीक है, द्वार कोशिकाओं का जल वापस सह कोशिकाओं में आ जाता है तो द्वार कोशिका शिथिल हो जाती है और सह कोशिकाओं का स्फीति दाब बढ़ जाता है, जिससे जो रंध्र है ये रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र कैसे हो गए? बंद हो गए। तो देखिए बेटा, यहां मैं रंध्रों की बात कर रहा हूं, और रंध्र के कार्य क्या है। नंबर 1, गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय करना, या आप एक एक करके लिख सकते हैं। एक एक करके कैसे लिखोगे? रंध्रों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 हरित लवक तक, रंध्रों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 हरित लवक तक पहुंचती है। और तीसरा, इन रंध्रों के द्वारा O2 का निष्कासन होता है। सेंटेंस पूरा लिखना। इन रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो देखो यहां पर 2 पॉइंट बनते हैं अच्छे। आप या तो यूं कहें कि रंध्रों का विशेष काम है O2 और C2 का विनिमय करना, या हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन का हरित लवक तक या पत्ती तक पहुंचना और बनी हुई ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ये जो कार्य है ये रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखो आप रंध्र।
देखिए देखिए बेटा, आपने देखो क्लास 9th में भी थोड़ा सा अध्ययन किया होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि पौधे CO2 कैसे प्राप्त करते हैं, तो हमारे दिमाग में नॉर्मली आंसर आ जाना चाहिए कि पत्तियों में या पादप में कोई ना कोई तो ऐसा भाग होगा जिससे CO2 प्रवेश करती होगी। हाँ, तो देखो आप यहां से इस आंसर को लेंगे, यानी CO2 कैसे प्राप्त करते हैं। तो कक्षा 9 में आपने रंध्र की चर्चा की थी, तो आप यहां से आंसर लेंगे। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। तो पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। एक लाइन तो हो गई, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। लेकिन यहां यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। भाई क्या केवल ये रंध्र ही हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं? तो यहां यह भी जानना आवश्यक है कि तने, जड़ और पत्तियां भी सतह और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। अब ये जो रंध्र है, छिद्र है, इनसे पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। देखो, यानी जब पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय CO2 की आवश्यकता नहीं होती। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ये जो द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल दोनों, ये वाली, ठीक है, तो इनका कार्य रंध्र को बंद करना और खोलना। क्योंकि जब खुलते हैं तो सह कोशिकाओं का जल द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाता है, और जब बंद होती है तो द्वार कोशिकाओं का जल वापस सह कोशिकाओं में आ जाता है। तो छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये बेटा आसानी से आप इस क्वेश्चन को टॉपिक डालेंगे और इसको करेंगे। फिर आप रंध्र का कार्य भी लिखेंगे और ये चित्र आपको बनाने हैं। देखो बेटा, एक प्रायोगिक व्यवस्था है। क्या है? प्रायोगिक व्यवस्था। रंध्र का क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये एक प्रायोगिक व्यवस्था है। प्रयोग ये कहता है, यहां पर देखो गमले में लगे एक पौधा लिया, क्रियाकलाप है बेटा, आप सीखो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई खास बात भी नहीं है। ये मनी प्लांट में लगे पौधे हैं। किसमें? मनी प्लांट। और वो भी किसमें? गमले में लगा हुआ है, पॉटेड प्लांट, गमले में लगा हुआ पौधा। ये गमला है, ये पौधा लगा हुआ है, और यहां पर देखो एक तस्तरी है, इस तस्तरी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। क्या रखा है? जबकि इसमें नहीं है। अब इसमें सिद्ध करना है कि क्या वास्तव में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें CO2 की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है।
इसको जानने के लिए हमने ये प्रयोग किया। दोनों लगे पौधों को बेल जार से ढक दिया। ये ढका हुआ है ना, ये इसको बेल जार कहते हैं। बेल जार से ढकने पे क्या होगा, कांच का बेल जार है, सूर्य का प्रकाश तो पहुंच जाएगा लेकिन वातावरण की CO2 नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसमें क्या है, रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखने का कारण है कि पत्तियों से निकलने वाला जो, जैसे इसमें जो अतिरिक्त ऑक्सीजन या जो भी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? ये प्लांट। ठीक है। जबकि यहां अब इनमें सिद्ध करना है कि क्या वास्तव में इन पत्तियों में जैसे स्टार्च या मंड होता है, तो इन पत्तियों, इन गमलों में लगे पौधों को सबसे पहले 3 दिन अंधेरे में रखा जाता है ताकि इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए। जब ये 3 दिन अंधेरे कमरे में होंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने से इनमें जो भोजन है उसकी कमी होगी, मंड की कमी होगी, यानी कुल मिला के मंड खर्च कर देना है। ठीक है। फिर इस पौधे को एक तरह से, इस पौधे की जो पत्ती है उस पत्ती को पहले गर्म पानी में उसको उबालते हैं, फिर अल्कोहल के विलयन में उसको डुबोते हैं। ठीक है। फिर उसको देखते हैं कि क्या अभी भी उसमें मंड उपस्थित है। ठीक है। तो उसको जब आयोडीन के साथ उसका परीक्षण कराते हैं तब सिद्ध होता है कि बेल जार में रख देने पर भी, यानी पत्ती में पाया जाने वाला जो मंड है वो आयोडीन से क्रिया कर अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। ठीक है। इसलिए उसमें ये तो जरूरी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। तो ये डायग्राम पर ध्यान देना, और इस डायग्राम के साथ बेटा डायग्राम के साथ देखो, ये क्रियाकलाप था। ये क्रियाकलाप था। क्रियाकलाप में क्या देखो, लगभग समान आकार के गमले में लगे पौधे लिए, 3 दिन इन्हें अंधेरे कमरे में रखा, प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका में रखिए। एक पौधे पे जो अंदर बाज ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया गया कि जो उसके अंदर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वो अवशोषित कर ले। दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दिया। जार के तल को सील करके कांच पट्टिका वैसलीन लगा देते हैं जिससे वायुरोधी हो जाए, यानी किसी भी तरह उसमें वायु प्रवेश ना करे। लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख दें, केवल 2 घंटे के लिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़कर उसको क्रियाकलाप को दोहराना है। इसमें मंड की उपस्थिति की जांच करनी है। इन दोनों पत्तियों को समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है। इस क्रियाकलाप से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। 3 दिन अंधेरे में रखा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो मंड है उसकी उपस्थिति थी। चलिए आगे। तो दोनों क्रियाकलाप के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के यानी भोजन का निर्माण नहीं हो सकता है। अब देखो, हम स्वपोषी पोषण की कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। विषमपोषी की भी हम बात कर चुके हैं कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है। इसमें आपने विषमपोषी में अमीबा और पैरामीशियम का भी उदाहरण लिया था और उसको समझा था ठीक प्रकार से। अब मैं आगे बात करूंगा, जैसे यहाँ तक हमारा टॉपिक आ गया था। हमने कल इसमें उदाहरण और भी काम लिए कि जैसे कवक है, उनमें भोजन का जो पोषण है वो कैसे होता है, उन सब की भी हमने बात की थी।
देखिए बेटा, कल आपने स्वयपोषी कंप्लीट पढ़ लिया था, अमीबा में पोषण पढ़ा, पैरामीशियम पोषण। तो अमीबा और पैरामीशियम आएंगे तो इसी में, क्योंकि वो विषम पोषी है। तो विषम, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। प्रत्येक जीव जो जिस पर्यावरण में रहता है उसके प्रति उसमें अडेप्टेशन हो जाते हैं, अनुकूलन हो जाता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि सभी जीवों में पोषण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, कोई अचल यानी घास खाता है, घास गति नहीं करती, तो हमें घास के पास जाकर उसको खाना पड़ेगा। कुछ चल, जैसे मान लो शेर है, शेर हिरण का शिकार करेगा, हिरण भगेगी, शेर उसके पीछे दौड़ेगा, तब उसको शिकार मिलेगा, तब वो भोजन करेगा। तो भोजन की जो प्रक्रिया अलग अलग है। उदाहरण के लिए यदि भोजन का स्रोत अचल है जैसे घास, या गतिशील है जैसे हिरण, तो दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका भिन्न है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो देखिए, पोषक उपकरण का मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। समझने वाली बात है बेटा, कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर कर लेते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे फफूंद, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। देखिए, ये ऐसे कवक हैं जो किसी भोजन को ग्रहण नहीं करते, उसमें से केवल आवश्यक पोषक तत्वों को, पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये विषमपोषी की बात थी। इसमें आपने पढ़ा, फिर आगे देखो, अमीबा में भोजन कैसे होगा। अमीबा में भोजन कैसे होगा, ये आपने उसमें पढ़ा था। देखिए, अमीबा में आपने भोजन पढ़ा। अमीबा में भोजन के बाद आपने पढ़ा पैरामीशियम में किस प्रकार पोषण होता है। ठीक है, फिर यानी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए देखिए बेटा, मानव में पोषण। मनुष्य में पोषण या मानव में पोषण। तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात बोलूंगा यहां पर कि जो मनुष्य है वो विषम पोषी जीव है, जो अपने पोषण के लिए स्वपोषी जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर होता है। ठीक है, कैसा है मनुष्य? विषम पोषी। नंबर 1, मनुष्य विषम पोषी जीव है। दूसरा, मनुष्य में पोषण के लिए एक लंबी आहार नाल पाई जाती है। मनुष्य में पोषण के लिए एक लंबी आहार नाल पाई जाती है।
मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य की आहार नाल, देखो आहार नाल मतलब फूड पाइप, जो नली है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मनुष्य की आहार नाल मुंह से गुदा तक लंबी होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी लंबाई इसकी? 8 से 10 मीटर। ठीक है। मनुष्य की आहार नाल का अध्ययन कई भागों में किया जाता है। ठीक है। तो मैं अब बात करूंगा मनुष्य में पोषण की। और मनुष्य में पोषण के लिए हमें पढ़ना होगा मानव आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, पाचन तंत्र का अध्ययन करना होगा। और पाचन तंत्र का अध्ययन, पाचन तंत्र के अध्ययन करने के लिए हमें उससे पहले 2 भाग में बांटना है। एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। और पाचन ग्रंथियां आहार नाल मिलकर पूरा पाचन तंत्र बनाती है। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब जो आहार नली है वो हमारे मुंह से प्रारंभ होकर, क्योंकि आहार नली का प्रारंभिक भाग है मुख और अंतिम भाग गुदा, तो यहां तक कई प्रकार के भाग पाए जाते हैं। मैं एक एक भाग का आपको वर्णन करूंगा, आपको समझाऊंगा चित्र के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आहार नाल के चित्र की बात करूंगा, चित्र बनाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी, एक एक पार्ट का अध्ययन करवाऊंगा। लेकिन वो अब इस वीडियो में संभव नहीं होगा। तो आहार नाल का अध्ययन मैं अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।